Okay, so very good morning, guys. So let's start for the day. So today's agenda is like we will revise the complete CSS from day first to day last. Okay, मतलब जो CSS मॉडल जो हमारा सेकंड मॉडल था, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हमने लर्न किया है उसको हम प्रॉपर वे से क्या करेंगे, रिकैप करेंगे. ठीक है. सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन. ओके. एंड दस नॉट अटेंडिंग दैट CSS मॉड्यूल. ओके. तो आपके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा. ओके. सो प्लीज फोकस. ये रिवीजन सेशन है. तो जस्ट यूनिट यू हैव टू लिसन. ओके. आपको जस्ट समझना है कि क्या क्या यूज हुआ है. एंड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज यू कैन पुट इन ए चैट बॉक्स. ओके. इधर यू कैन रेज योर हैंड. ओके. सो सी, सबसे पहले हमारा जो CSS मॉडल था इसको हमने देखा. HTML का सेशन ऑलरेडी अपलोडेड. ओके. तो आगे से जो सेशंस रहेगी वो कम्प्लीटली जस्ट आपको एक्सेसिबल रहेगी. ठीक है. जो लाइव सेशंस कर रहे हैं या जिसको रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी. ठीक है. तो आगे वाले सेशंस मतलब एवरीथिंग अभी अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे. जो भी आगे जावास्क्रिप्ट के वगैरह जो सेशंस है ये कम्प्लीटली प्राइवेट रहेंगे अभी. ठीक है. बिकॉज जो आगे वाला जो पार्ट है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अभी जस्ट वो आगे वाला सेशन जो रहेगा वो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो आगे से. ओके. रिएक्ट वगैरह पार्ट. तो अभी देखो सबसे पहले डे वन, CSS इंट्रो. तो यहाँ देखो जो हमें सबसे पहले देखा था CSS का इंट्रोडक्शन. तो CSS क्या है? जैसे HTML का यूज करके हम वेबसाइट का डिजाइनिंग कर रहे थे. सॉरी, वेबसाइट का एक लेआउट डेवलप कर रहे थे. हम उसका यूज करके स्केलेटन डेवलप करते हैं, स्ट्रक्चर वेबसाइट का. ठीक है. मतलब हमने बहुत सारे टैग्स देखा. इनलाइन लेवल एलिमेंट्स देखा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स देखा, इमेज टैग, एंकर टैग, डिव टैग, मार्क्यू टैग, लिस्ट टैग्स. ओके. फ्लोट वैसे प्रॉपर्टी देखा हमने, फॉर्म देखा HTML का, ग्राफिक्स के टैग्स देखा. ऐसे टैग्स हमने जस्ट लर्न किया. बट अभी उसको हमें डिजाइनिंग करने के लिए हम यूज करते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. तो CSS का लेटेस्ट वर्जन है CSS 3. क्या करता है CSS? टू डिजाइन अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल वेबसाइट्स. मेकअप करता है हम वेबसाइट्स को. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम डेवलप करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे. ठीक है. तो HTML के अंदर जैसे टैग होता है एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे CSS के अंदर एवरीथिंग इज अ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. तो ऐसे आपको प्रॉपर्टी मतलब कलर देना है तो कलर, उसका नेम. आपको उसको हाइट देना है तो हाइट, हाइट उसका वैल्यू. तो ऐसे हम क्या करते हैं उसको, मतलब काम कर रहे थे. तो सबसे पहले देर आर थ्री वेज टू राइट CSS. इनलाइन मतलब हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर. ओके. इंटरनल CSS मतलब स्टाइल टैग. एंड एक्सटर्नल CSS मतलब आपका सेपरेट CSS का फाइल रहेगा. ठीक है. तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था. एंड कैसे CSS को लिखते हैं ये आपको मैंने बताया था. ठीक है. तो आप उसको सेपरेट भी लिख सकते हो, आप उसको इनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो. इनलाइन मतलब इसको स्टाइल एट्रीब्यूट बोलते हैं. ओपनिंग टैग के अंदर जो होता है इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो कुछ इंफॉर्मेशन कुछ फीचर प्रोवाइड करता है. ठीक है. वैसे ये आपका ये एट्रीब्यूट है ना सभी. लैंग्वेज, इंग्लिश, कैरेक्टर सेट, UTF-8, ये सब एट्रीब्यूट्स है. ठीक है. तो वैसे ये एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं स्टाइल इनलाइन CSS. मतलब HTML टैग के साथ CSS, जैसे हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना वैसे इनलाइन CSS. इंटरनल मतलब स्टाइल टैग. ओके. एंड एक्सटर्नल मतलब सेपरेट .css फाइल का यूज करके हम वो काम करेंगे. ठीक है. अभी जिसने ऑलरेडी अटेंड किया है उनको थोड़ा ग्रैप फास्ट हो जाएगा. ऑलरेडी जो मॉडल्स के लिए थे, बट 80% क्राउड वही है. सो होप्स तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ. बट जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो यू जस्ट आपको जस्ट लिसन करना है जो बोल रहा हूँ. जितना समझ आ रहा है उतना ग्रास मतलब गेट आप उसको कैप्चर करो. एंड नहीं समझ आ रहा है तो उस स्पेसिफिक सेशन को आप देखो. इट्स अ रिवीजन सेशन. ओके. सो यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि ईच एंड एवरीथिंग अभी मैं ओवर एक्सप्लेन कर सकता हूँ. जस्ट हमें एक 1 आवर में रिवीजन करना है सम कंप्लीट डे फर्स्ट टू डे लास्ट. ओके. तो ये हो गया आपका CSS इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल के बेनिफिट क्या है? कोड सेपरेशन होता है, रीडेबल होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. एंड आप कोड को रीयूज कर सकते हो. तो ऐसे आपको सेपरेट एक CSS का फाइल क्रिएट करना है. एंड इसको आपको इंपोर्ट करना है इसके अंदर, लिंक टैग के अंदर. ओके. तो ये हो गया आपका डेफ इसके अंदर इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा, सिलेक्टर्स. व्हाट इज सिलेक्टर? तो सिलेक्टर इज नथिंग बट यूज टू सिलेक्ट HTML फॉर स्टाइलिंग पर्पस और फॉर डिजाइनिंग पर्पस. हम उसको सिलेक्ट करके हम उसके ऊपर कुछ स्टाइल लगा सकते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं. तो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिलेक्टर. एक है आपका सिंपल. सिंपल मतलब उसके अंदर आपका ID, क्लास एंड नेम सिलेक्टर. ID मतलब जब हमें CSS लिखना है, मतलब इंटरनल लिखना है, सेपरेट CSS लिखना है,
तो आपको इस div टैग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको कुछ क्लास दे सकते हैं या आईडी दे सकते हैं। आईडी हमेशा यूनिक रहता है। जो यूनिक रहेगा, आप एक आईडी बार बार यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं करना आपको, ठीक है, यूनिक। एंड क्लास एट्रीब्यूट मतलब, आईडी एट्रीब्यूट मतलब आईडी हमेशा यूनिक रहेगा। क्लास एट्रीब्यूट मतलब उस बॉक्स को हम, मतलब इस div टैग को हम कुछ क्लास दे रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसका यूज करके हम उसको सीएसएस लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सिलेक्टर है, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये div टैग है, तो इसको मैंने क्लास कह दिया बॉक्स वन। तो मल्टीपल एक क्लास बार बार यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्लास को सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, उसको सीएसएस अप्लाई करूंगा। तो ये हो गया आपका क्लास। डॉट डॉट मतलब वो क्लास है, एंड आईडी मतलब हैश। हैश सिलेक्ट मतलब ये क्या है, आपका आईडी एट्रीब्यूट है, और ये आपका क्लास एट्रीब्यूट है। और ये मैं डायरेक्टली टैग का यूज करके स्टाइल कर रहा हूँ। ये किसको स्टाइलिंग अप्लाई करेगा, आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी डिव टैग है उसको अप्लाई करेगा। तो बेटर वे, हमेशा आप स्टाइलिंग करो तो आप उसको है ना क्लासेस दे के काम करो, आईडी एंड क्लास दे के। ओके। तो आपका क्या होगा, प्रॉपर वे से क्या होगा, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे कोड लिखोगे डिव टैग को डायरेक्टली लगा के, तो वेबसाइट के अंदर जितने भी डिव है उसको अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सिलेक्टर, आईडी क्लास एंड टैग नेम। उसके बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने आपको बताया था स्टार, मतलब इसके अंदर आपका जो कोड होता है वो आपके कंप्लीट एचटीएमएल वेबसाइट को, कंप्लीट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को अप्लाई होता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो हमने यहाँ मार्जिन एंड पैडिंग 0 करके रखा था। क्यों किया था, बिकॉज जब हम ब्राउजर को लोड करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक आउटसाइड से 8 पिक्सल का मार्जिन छोड़ के आपका ब्राउजर देता है आपको, मतलब आउटसाइड से मार्जिन वगैरह छोड़ के देता है। ओके। तो इसको हम क्या कर रहे थे कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करें तो आपको मार्जिन पैडिंग 0 सेट करके रखना है। देखो ये आउटसाइड से स्पेस आता है ना, ऑल साइड से आता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने यूज किया था स्टार, मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसके अंदर जो कोड होता है वो कंप्लीट एप्लीकेशन को, कंप्लीट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को अप्लाई होता है। ओके। देन थर्ड था हमारा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। तो कॉम्बिनेटर के अंदर बहुत सारे टाइप्स था, डिसेंडेंट, चाइल्ड सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग। तो यस गाइस, तो डिसेंडेंट सिलेक्टर इंडिकेट बाय, यस फास्ट यू कैन इंटरेक्ट। डिसेंडेंट सिलेक्टर इंडिकेट बाय स्पेसिंग। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक डिव टैग लिया था, अभी याद आ रहा होगा आपको। एक डिव टैग लिया था मैंने, एंड उसके अंदर 3 पैराग्राफ टैग थे, एंड डिव के बाहर 3 पैराग्राफ टैग थे। तो मैंने डिव स्पेस पी किया एंड उसके अंदर लिखा कलर ऑरेंज। तो अब ये क्या करेगा, डिसेंडेंट सिलेक्टर उसके अंदर वाले टैग को क्या करेगा, कलर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये हो गया आपका कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था। डिव के अंदर 3 पैराग्राफ थे एंड बाहर 5 पैराग्राफ थे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कैसे काम करता है सिलेक्टर। तो डिसेंडेंट मतलब इंडिकेट बाय स्पेसिंग। तो मैंने ऐसे लिखा डिव स्पेस पी एंड कलर ऑरेंज। तो अभी डिव के अंदर जितने भी पी टैग होंगे उसको क्या करेगा, वो कलर ऑरेंज करेगा। ये डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट दैट इंसर्ट इनटू दैट स्पेसिफाइड एलिमेंट। मतलब ये डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उसको सिलेक्ट करेगा। एंड इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, स्पेसिंग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर। अभी चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है, चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट विच आर चिल्ड्रंस ऑफ दैट स्पेसिफाइड एलिमेंट। अभी दोनों तो काम सेम ही कर रहा है, बट ये डिसेंडेंट क्या करता है, उसके चाइल्ड के चाइल्ड भी सिलेक्ट करता है, ग्रैंड चाइल्ड भी। बट चाइल्ड क्या करता है, ओनली सिलेक्ट डायरेक्ट चिल्ड्रन। ओके। मतलब इंडिकेट बाय ग्रेटर देन। तो आप ऐसे लिखोगे कि ड्यू ग्रेटर देन पी। तो क्या करेगा वो, इस ड्यू के अंदर डायरेक्ट उसके जो चिल्ड्रन होंगे सिर्फ उसको क्या करेगा, CSS अप्लाई करके, मतलब फेच करके उसको जो करना है वो आप कर सकते हो। ये हो गया आपका चाइल्ड सिलेक्टर। उसके बाद जनरल सिबलिंग, सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट विच आर सिबलिंग्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। सिबलिंग मतलब आप उसको इंडिकेट करते हो टिल्ड सिंबल का यूज करके। तो मैंने ऐसे लिखा डिव टिल्ड पी कलर टर्क्यूज एंड बैकग्राउंड कलर सिएना का, वट एवर जो साइन वगैरह है। तो ये क्या करेगा,
ड्यू टिल्ड पी मतलब अभी ये चिल्ड्रन है, ओके, बट उसके सिबलिंग्स कौन है, ये वाले। तो इस सबको क्या करेगा, स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। ये हो गया जनरल सिबलिंग। एंड लास्ट हमारा है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जिसको इंडिकेट करते हैं प्लस सिंबल से। क्या करता है वो, सिलेक्ट HTML एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इमीडिएट सिबलिंग, मतलब उसके तुरंत जो होगा ना, उसको सिलेक्ट करके वो आपको उसको CSS अप्लाई करेंगे। मतलब सिलेक्ट करके आपको जो अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। तो इंडिकेट बाय प्लस। तो डिसेंडेंट इंडिकेट बाय स्पेस, वो इसके अंदर के डायरेक्टली स्पेसिफाइड जो हो गए अंदर वाले उसको सिलेक्ट करें। चाइल्ड मतलब सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट्स विच आर चिल्ड्रंस, इंडिकेट बाय ग्रेटर देन। जनरल सिबलिंग टिल्ड, इसके अंदर जितने भी सिबलिंग्स है उसके बाद उस स्पेसिफिक एलिमेंट के, स्पेसिफिक एलिमेंट मतलब आपका ड्यू, ड्यू टिल्ड पी। एंड एडजेसेंट मतलब उसके बाद वाला इमीडिएट सिबलिंग, मतलब उसके तुरंत जो होगा उसको क्या करेगा, CSS अप्लाई करेगा। ये हो गया कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, यस गुड। तो अभी इसके बाद देखो सुडो क्लास सिलेक्टर। तो सुडो क्लास सिलेक्टर के अंदर हमने देखा था इंडिकेट बाय कोलन, लिंक, ओवर, एक्टिव, विजिटेड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप। ये आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा ये दो टॉपिक पे। व्हाट इज विच इज सुडो क्लास एंड विच इज सुडो एलिमेंट। तो सुडो क्लास सिलेक्टर इंडिकेट बाय कोलन, लिंक, ओवर, एक्टिव, विजिटेड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड। तो अभी ये याद आ रहा है आपको, लिंक मतलब ये कहाँ यूज किया था हमने, लिंक, एक्टिव एंड विजिटेड, एंकर टैग के अंदर। लिंक मतलब अभी आप जब क्लिक करते हो उस लिंक पे। एक्टिव मतलब आपने उसको विजिट किया है, सॉरी, एक्टिव मतलब अभी तक विजिट नहीं किया आपने, एक टू विजिट। एंड विजिटेड मतलब जिस लिंक को आपने विजिट किया है उसका आपको कुछ कलर चेंज करना है। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, मैं यहाँ लिखा वेब बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अभी मैंने ऐसे कई सर्च किया, आप गूगल पे सर्च करते हो तो अभी देखो, आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया होगा ना पहले से, उसका कलर देखो डार्क है। और ये मैंने विजिट नहीं किया तो उसका कलर थोड़ा फेंट है। ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, विजिटेड है मतलब ये विजिटेड है तो कलर देखो। और ये एक्टिव है मतलब अभी तक विजिट नहीं किया मैंने, ओके। और लिंक मतलब जब क्लिक करोगे तब, ऐसे वो आपके काम कर रहा था, ओके। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, या देख सकते हैं, जस्ट मैंने सर्च किया तो आपको यहाँ हमने कुछ रिजल्ट आ गया, बट ये विजिटेड वेबसाइट है ये वाला, ठीक है। तो इसका यूज करके वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। लिंक, एक्टिव, विजिटेड। ओवर क्या करता है, जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर माउस को लेके जाओगे, ओवर करोगे तब, ओके। एंड फर्स्ट चाइल्ड मतलब पहला चाइल्ड सेलेक्ट करेगा, लास्ट मतलब लास्ट वाला, nth मतलब आप नंबर भी डाल सकते हो। एंड इसके अंदर इवन ऑड भी यू कैन पास, ओके। नंबर डालो या आप या इवन और ऐसे भी नंबर डाल सकते हो। ये क्लियर है क्या सबको, जिन्होंने अटेंड किया है उसको मालूम है, ये सब रिमाइंड हो रहा है क्या आपको। हमने इन डेप्थ ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किया है, ये सब ओके, इन डेप्थ हमने देखा, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा सुडो एलिमेंट, इंडिकेट बाय डबल कोलन, बिफोर, आफ्टर, सिलेक्शन, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, मार्कर। ऐसे आपके सुडो एलिमेंट सिलेक्टर था। CSS के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था सिलेक्टर। इसके ऊपर आपको CSS के अंदर का क्वेश्चन रहेगा, इंटरव्यूअर CSS के भी क्वेश्चन करेगा। तो ये पॉइंट याद रखो, इसको सुडो क्लास एंड सुडो एलिमेंट किसको बोलते हैं। चलो सिलेक्टर के बाद हमने देखा था यूनिवर्सल, क्लियर है आपको। यूनिवर्सल मतलब वही पार्ट है आपका, ठीक है। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, यस कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्लियर है। इंट्रोडक्शन भी आपको क्लियर है। तो CSS कैसे लिखना है वो भी आपको होप सो क्लियर होगा। ये हो गया इनलाइन CSS, मतलब आपको इसको कुछ कलर अप्लाई करना है। तो यहाँ मैंने हो गया इनलाइन CSS। इंटरनल मतलब स्टाइल टैग के अंदर अबव हेड, एंड एक्सटर्नल मतलब सेपरेट फाइल, ओके। चलो इसके बाद सिलेक्टर क्लियर। यूनिवर्सल सिलेक्टर, देखो फिर से वही एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यूनिवर्सल मतलब अप्लाई स्टाइल टू होल HTML डॉक्यूमेंट, ओके। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप उसको अप्लाई करके रखो, ठीक है। देन बॉक्स मॉडल, तो बॉक्स मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉक्स मॉडल मतलब एवरीथिंग इन HTML इज अ बॉक्स, इट कैन बी इनलाइन और ब्लॉक लेवल, ठीक है। तो हमने देखा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स HTML के अंदर। मतलब आपका ड्यू टैग, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स, ये ऐसे कुछ ब्लॉक करते हैं ना स्क्रीन को। एंड इनलाइन मतलब एक टैग दूसरे टैग, एक टैग दूसरे टैग के अंदर, या मतलब वो एक लाइन में आता है। जैसे आपका एंकर टैग, इमेज टैग,
स्पैन टैग, बोल्ड, इटैलिक, ये क्या थे आपके इन लाइन लेवल, मतलब एक लाइन के अंदर आता है। मतलब मैंने आपको कहा था ब्लॉक लेवल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पी लिया हेलो, और दूसरा पैराग्राफ लिया वर्ल्ड। तो अभी वो एक के बाद एक आएगा ना, ये ऐसे थोड़ा प्रिंट करके देगा हेलो एंड वर्ल्ड, ये दोनों सेपरेट लाइन पे आएगा ना, मतलब वो ब्लॉक है, स्क्रीन को ब्लॉक करता है हेलो एंड उसके बाद नीचे वर्ल्ड आएगा। मतलब इसको ब्लॉक लेवल टैग बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा एंकर टैग, या लिखा मैंने क्लिक, एंड दूसरा एंकर टैग लिया क्लिक टू, मतलब यह दूसरा एंकर टैग लिया मैंने। तो अभी वो एक के बाद एक आता है ना, ऐसे एक लाइन में आता है ना, ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता है वो। ये इसको बोलते हैं इनलाइन टैग्स, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। ओके, यस, अभी वो सीएसएस का पार्ट है। तो चलो बॉक्स मॉडल, एवरीथिंग इन HTML इज अ बॉक्स, बॉक्स कैन बी इनलाइन और ब्लॉक लेवल, एंड बॉक्स मॉडल कंटेंट बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, एंड आपका जो आउटलाइन वगैरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लर्न किया था आपका बॉर्डर। तो आपको बॉक्स से, आपका ड्यू बॉक्स है, उसको बॉर्डर देना है। तो आप उसको पहले बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट करो जो आपको चाहिए, सॉलिड, डैश, डॉटेड, ग्रू, इनसेट। उसके बाद उसका स्टाइल, उसका कलर एंड बॉर्डर का विड्थ, तो आप उसको बॉर्डर दे सकते हो। बट आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करो, सिंपल बॉर्डर लिखो, आप उसका स्टाइल सिलेक्ट करो, कलर एंड कितना पिक्सल देना है विड्थ। ओके, आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए देना है, तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, आप उसको ऐसे भी दे सकते हो। तो बॉर्डर किसके, बॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है, ये देखो बॉक्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई होता है। एंड आउटलाइन बॉक्स के बाहर, मतलब बॉर्डर के बाहर, यो आउटलाइन टू आउटसाइड टू द बॉर्डर और आउटसाइड टू द बॉक्स। तो सेम आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर, आणि शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी जैसे बॉर्डर का है, वैसे सेम आपका आउटलाइन, आउटलाइन बॉक्स के बाहर अप्लाई होता है, एंड बॉर्डर बॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉर्डर एंड आउटलाइन। आफ्टर दैट हमने देखा था आपका मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन क्या करता है, आउटसाइड स्पेसिंग देने के लिए काम होता है, आउटसाइड से मार्जिन बॉक्स के बाहर से, एंड पैडिंग मतलब इनसाइड से स्पेसिंग आपको चाहिए, अंदर स्पेसिंग चाहिए, तो पैडिंग। ओके, तो मार्जिन एंड पैडिंग। तो मार्जिन आपका कैसे कैसे हम देते हैं, एक टॉप, एक राइट, एक बॉटम एंड लेफ्ट। तो ये बॉक्स मॉडल बोलते हैं इसको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। आप यहाँ कंसोल एलिमेंट्स के अंदर जाओगे, तो नीचे आपको यहाँ मिलेगा बॉक्स मॉडल। तो ये देखो अंदर से होता है जो पैडिंग, ये कंप्लीट बॉक्स है। देखो अंदर से पैडिंग, बॉर्डर, एंड उसके बाहर जो होता है, अभी मैंने कुछ नहीं दिया ना यहाँ, जीरो जीरो है सब, बिकॉज यहाँ मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर देखो जीरो जीरो करके रखा है। अब देखो आगे का आउटसाइड से 8 8 पिक्सल, तो जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का 8 पिक्सल मार्जिन है वो छोड़ के देता है, वो हमें नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैं उसको यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मार्जिन पैडिंग जीरो सेट करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये बॉक्स मॉडल। तो आपको ऑल साइड से मार्जिन देना है, तो एक वैल्यू डालोगे, तो ऑल साइड टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। दो वैल्यू डालोगे तो पहला टॉप बॉटम, मतलब वाई एक्सिस के लिए, और दूसरा एक्स एक्सिस के लिए। तीन वैल्यू डालोगे तो पहला टॉप पे, दूसरा राइट लेफ्ट पे, एंड तीसरा बॉटम पे। एंड चार डालोगे तो अलग अलग, टॉप पे अलग, राइट पे अलग, बॉटम पे अलग, एंड लेफ्ट पे अलग, अलग अलग मार्जिन, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। सेम फॉर पैडिंग। ओके, इंसर्ट स्पेसिंग देने के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। तो आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए देना है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, या आप उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम, या पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। आप ऐसे भी स्पेसिफिक डायरेक्शन को भी मार्जिन पैडिंग अप्लाई कर सकते हो, जैसे बॉर्डर अप्लाई करो वैसे मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हो। बॉक्स मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CSS। ओके, एंड देन आप ऑटो भी रख सकते हो। अभी आपने देखा होगा मैं कभी कभी पैडिंग ऑटो भी रखता हूँ, मार्जिन ऑटो रखता हूँ, तो ऑटो सेट करेगा आपके हाइट विड्थ के हिसाब से। ओके, तो गिव आउटसाइड स्पेसिंग मार्जिन, एंड पैडिंग मतलब इनसाइड स्पेसिंग। गॉट इट। चलो, इसके बाद आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये क्यों यूज किया था हमने, देखो, यस समझ आ रहा है गाइस, यस, ग्रैप हो रहा है क्या, क्या चल रहा है। इट्स अ वन सेशन, देखो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो कंप्लीट सीरीज नहीं देखना, आपको ये सेशन देख के जाना है। ठीक है, ये क्या क्विक रिकैप कर रहे हैं हम जस्ट।
ओके, एंड जिसको नहीं भी किया है ना अटेंड, तो ये सेशन आपको काम आएगा, एक 1 आवर में आपका सीएसएस कवर हो जाएगा। एंड इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, बट ये इसके अलावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको कुछ इफेक्ट लगाना है, एनिमेशन और लगाना है, तो उसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हो गूगल से, बट यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या करता है। तो सबसे पहले देखो, हमने एक ड्यू लिया था। ओके, तो इस ड्यू के अंदर मैंने 5 बॉक्स लिया था। इसको मैंने 20-20% के ऐसे 5 बॉक्सेस क्रिएट किया था। एंड फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करके मैं उसको अलाइन कर रहा था। ये आपको मालूम है राइट, फ्लोट लेफ्ट का यूज करके हमने कैसे काम किया था। तो फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, यू नो कि क्या करता है, आपका ड्यू टैग क्या करता है, एक लाइन में लाने के लिए, उसको अलाइन करने के लिए, फ्लोटिंग करने के लिए हम फ्लोट लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो क्या होगा, एक के बाद एक आएगा। फ्लोटिंग, फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, वो एडजस्ट करता है एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट और पैरेंट नेबर एलिमेंट। तो ऐसे एक एक के बाद एक फ्लोट लेफ्ट हमने किया था। बट उसके बाद हमने ना हर एक बॉक्स को बॉर्डर लगा रहे थे। ठीक है, बॉर्डर हमने लगाया 5 पिक्सल 5 पिक्सल। तो इससे हुआ क्या, थोड़ा विड्थ बढ़ गया ना उसका, तो लास्ट वाला एलिमेंट नीचे जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि आगे से आपको किसी भी प्रोजेक्ट का हमें काम करना था, तो हमने इस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को adjust the HTML element inside the specific box and remove outside border। मतलब ये क्या करेगा, इस बॉर्डर को है ना एडजस्ट करेगा इनसाइड। ओके, एंड इसको क्या करेगा, एक प्रॉपर वे से दिखाएगा। तो इसको हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इस प्रॉपर्टी को आपको हमेशा ऐड करना है। ये 3 प्रॉपर्टी आपको किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसको आप ऐड करते रखो, ऐड करके रखो। नहीं करोगे तो देखो क्या होगा। देखो 2020 के पास आ गए, बट मैंने बॉर्डर लगाया ना, तो नीचे जा रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए, बॉक्स को साइजिंग करने के लिए मैंने उसको प्रॉपर्टी दिया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो दैट्स वाई एकदम प्रॉपर आ रहा है। आप यहाँ नहीं दोगे ना, तो ये प्रॉपर्टी आपको हर एक बॉक्स को देना पड़ेगा। तो बेटर एक बार लिखो, काम हो जाएगा। मतलब प्रॉपर वे से आपका स्ट्रक्चर, प्रॉपर वेबसाइट डेवलप आप कर सकते हो। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी हमारे लिए काम आता है। कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट है, तो वो मैं कोई काम का नहीं है। तो ये हो गया हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का पर्पस। ओके, इस आपको एक 3 प्रॉपर्टी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये आपको ऐड करके रखना है यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ओके, देन हमने देखा सीएसएस के कलर। सीएसएस के कलर देखने से पहले आपको मैंने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। क्या करता है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, आपके बॉक्स को, आपके कंटेंट को कर्व शेप देना है, सर्कुलर शेप देना है, तो हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। देखो, तो ऐसे आपको कर्व शेप देना है, तो ये बॉर्डर है, इनसाइड बॉर्डर है, एंड इसको कर्व शेप देना है, तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर रेडियस के अंदर एक वैल्यू दोगे। अभी ये कॉर्नर पे अप्लाई होता है। अभी यू नो ना, बॉर्डर रेडियस का अप्लाई होता है कॉर्नर पे। तो आपको मैंने रिमेंबर करने के लिए ट्रिक बताया था, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो एक वैल्यू दोगे तो ऑल साइड पे, दो वैल्यू दोगे तो कहाँ अप्लाई हो जाएगा, ये टॉप बॉटम के, एंड दूसरा वैल्यू इस कॉर्नर पे, मतलब राइट एंड लेफ्ट। मतलब ट्रिक दिया था मैंने याद रखने के लिए। 3 वैल्यू दोगे तो पहला टॉप पे, दूसरा राइट एंड लेफ्ट पे, एंड तीसरा बॉटम पे। ओके, एंड 4 वैल्यू दोगे तो यू नो, टॉप, लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मतलब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अलग अलग वैल्यू एक एक को। उसके बाद आपको, ये हो गया हमारा बॉर्डर रेडियस, एंड आपको कंप्लीट सर्कल चाहिए, तो आप डायरेक्टली 50% पर क्या हो गया, आपको सर्कल हो जाएगा। तो ऐसे हमने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करके कर्व शेप देना होगा, तो आप दे सकते हो। ओके, इसके बाद हमने देखा था सीएसएस के कलर्स। यस, कलर कौन कैसे कैसे दे सकते हो हम। यस, सीएसएस कलर, सबसे पहले क्या करना है, आपको कलर दे सकते हो आरजीबी फॉर्मेट। मतलब कलर का नेम तो सब दे रहे थे, ये आपको मालूम है। कलर नेम यूज करके हम इसको कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हमने कलर कैसे कैसे दिया देखो। एक तो टेक्स्ट को दे रहे थे, या बैकग्राउंड कलर दे रहे थे, एंड कलर का नेम पास कर रहे थे, राइट। यस, गुड। बाकी कौन कौन से टाइप है बताओ फास्ट। तो अभी देखो, इसका जो कोड है ना, मैंने सेपरेट सीएसएस का कोड लिखा है।
लिंक टैग का यूज करके इस फाइल को मैंने इंपोर्ट किया है href के अंदर, उसका पाथ डाला है। तो चलो उसका css फाइल देखता हूँ कहाँ है। day3.css। यस, ये देखो यहाँ है। तो अभी देखो हमने कलर प्रॉपर्टी को देखा था। तो आप उसको कलर कैसे कैसे दे सकते हो, एक कलर नेम तो आपको मालूम है, बट उसके अलावा आप उसको हेक्साडेसिमल कोड, हेक्स कोड दे सकते हो। ओके, आरजीबी का कॉम्बिनेशन, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन, हेक्स वैल्यू। तो ऐसे आप 0 0 करोगे तो ब्लैक। ओके, आप उसको 0 0 FF करोगे तो ब्लू आएगा। आरजीबी, पहले दो वैल्यू रेड, तीसरा चौथा ग्रीन, एंड लास्ट वाला फिफ्थ एंड सिक्स्थ ब्लू के लिए। तो इसे आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। देन RGBA, आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू। जैसे हेक्स का काम करता है हेक्स कोड, वैसे आपका आरजीबी आप ए से भी वैल्यू दे सकते हो, 0 से 255 का वैल्यू। इसको बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन। ये बेसिक कलर है ना। यस, गुड। तो ये आरजीबी, एंड उसके बाद आरजीबी ए मतलब ये ए है ना, ये अल्फा है। मतलब इस कलर को आपको कुछ इफेक्ट देना है, फेंट टू डार्क, डार्क टू लाइट, या फेंट टू डार्क लाइट इफेक्ट आपको देना होगा। तो ये अल्फा, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देने के लिए हम इस वैल्यू को दे सकते हो, आरजीबी। एंड उसके बाद आपको ए मतलब अल्फा, जो ओपेसिटी जो प्रॉपर्टी है ना वैसे काम करता है। 0.1 से 1 तक का वैल्यू आप यहाँ कॉमा लगा के ऐड करो लास्ट में। मतलब ये बेसिक आरजीबी हो गया, बट उसको आपको इफेक्ट देना है, तो RGBA। देन लास्ट हमने देखा HSL इफेक्ट, व्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस इफेक्ट। मतलब ये आप बहुत सारे वैल्यू दे सकते हो। एच मतलब व्यू, 0 से 360 तक का वैल्यू देना है। ओके, एंड इसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन मालूम है रेड ग्रीन ब्लू का। तो 0 360 दोगे तो रेड, 120 से आगे जाओगे तो ग्रीन आएगा, एंड 220 से आगे ब्लू आएगा। ये किसी को याद नहीं रखना है, ठीक है, सो डोंट वरी। इसके लिए आपको मैंने ट्रिक बताया था, वो दो एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करने के लिए कहा था, कि आपको कोड थोड़ी याद रख सकते हो आप। तो कलर आपको पिक करना है किसी भी वेबसाइट का। तो इसके लिए आपको मैंने दो एक्सटेंशन बताया था, क्रोम एक्सटेंशन कलर पिकर, एंड उसके बाद आपका कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन। आप किसी भी वेबसाइट का कलर उठा सकते हो। तो मतलब ये कोड मुझे चाहिए, तो आप यहाँ जाऊंगा मैं, तो देखो आपको कलर मिल रहा है ना, जो चाहिए वो मिलेगा। ये देखो, तो इसका हेक्स कोड आपको यहाँ मिलता है, या आपको आरजीबी मिलता है। इसलिए हमने पहले फॉर्मेट देखा था कि कलर के फॉर्मेट क्या है। एक्स कोड है, आरजीबी है, RGBA भी है, एंड HSL है। ओके, व्यू क्लियर, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। मतलब ये क्या करता है आपको, इसके अंदर आपको 0 से 100% तक के वैल्यू डालना है। तो सैचुरेशन ग्रेश इफेक्ट देता है, 0 से 100% तक वैल्यू डालोगे। एंड लाइटनेस क्या करता है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कलर अप्लाई करता है। तो 0 से 50% के बीच में डालोगे तो ब्लैकिश आएगा, एंड 50 से 100 के बीच में डालोगे तो व्हाइटिश इफेक्ट। ये हो गया HSL, व्यू सैचुरेशन लाइटनेस। एंड लास्ट हमने देखा HSL ए मतलब आपका अल्फा। तो आपको इसको और कुछ इफेक्ट देना है। तो आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया था HSL इफेक्ट का। ओके, मतलब बैकग्राउंड इमेज सेट करके उसके ऊपर आप इफेक्ट लगाओ, ठीक है। वो काम हमने किया था। तो होप सो आपको ये भी क्लियर होगा कि कैसे हमने काम किया था। ओके, तो ये हमारा यहाँ हमने वो देखा था, HSL है, कहा गया वो कलर, ठीक है, वट एवर यहाँ भी होगा CSS कलर के अंदर हमने जस्ट उसके अंदर काम किया था, ठीक है। अभी ऐसा जब होता है ना, अभी बहुत सारे लोगों ने इशू क्रिएट, मतलब ये क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन नहीं है। इसके लिए मतलब वो फाइल है ना मेरा गलत जगह ओपन होगा। इसके लिए क्या करा, वो आपको कभी कभी वो फेच नहीं करता है। तो पाथ सही होना चाहिए आपका, तभी ये प्रॉपर आपका उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टरी वो नहीं मिलेगा ना, तो आपका ऐसा मैसेज आता है। तो जब आप काम करो ना, तो प्रॉपर वे से देखना है वो फाइल कहाँ है, वो प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन है क्या। अभी मैं CSS का फाइल रन कर रहा हूँ, CSS का फाइल रन नहीं होता, ये आपको मालूम है, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा कलर। कौन से कलर है, कलर नेम दे सकते हो, RGB, हेक्स कोड दे सकते हो, या HSLA कलर, या RGBA। मतलब RGB, RGBA, HSL, HSLA इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कलर। उसके बाद हमने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी देखा था। बैकग्राउंड पे आपको इमेज सेट करना होगा, तो कैसे देना है, बैकग्राउंड इमेज, उसके अंदर आपको URL के अंदर उस इमेज का पार्ट डालना है। उसका तो वो इमेज रिपीट होता है ना, उसका हाइट वेट जो होगा वो तो रिपीट नहीं करना है, तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। रिपीट करना है, रिपीट X कर सकते हो, रिपीट Y कर सकते हो,
देन इमेज को पोजिशनिंग देना है, तो बैकग्राउंड पोजिशन पहला वैल्यू वाई एक्सिस के लिए, दूसरा एक्स के लिए। तो सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर, सेंटर सेंटर, ऐसे आप तीसरा प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन देना पड़ेगा। एंड देन इस इमेज को आपको साइज भी देना पड़ेगा, बैकग्राउंड साइज। आप पिक्सल में दो, बट मैं आपको रिकमेंड किया था परसेंटेज में रखो, 100%, 100%। दैट्स इट। अभी आपको ये चार प्रॉपर्टी याद रखने से बेटर आप इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी याद रखो। क्या है वो शॉर्ट हैंड? सिंपल, आपको लिखना है बैकग्राउंड, सबसे पहला वैल्यू उस इमेज का यूआरएल, रिपीट करना है क्या? नो रिपीट। पोजीशन क्या रखना है? सेंटर सेंटर। एंड आप उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट दो, कवर स्लैश कवर करके, एंड उसका साइज दो। तो बेटर रहेगा आपका ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इतना सारा लिखने का वजह कि बैकग्राउंड इमेज लिखो, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन, बैकग्राउंड साइज। तो बेटर ये दो प्रॉपर्टी यूज करो, मतलब शॉर्ट हैंड। किस पहले इमेज का यूआरएल डालो, रिपीट करना है कि नहीं, नो रिपीट, सेंटर सेंटर करो एंड स्लैश कवर करो, एंड इस बैकग्राउंड का साइज आप दे सकते हो। ठीक है, देखो आउटपुट। तो ये बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए। एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या करता है? ये आपके इमेज को है ना फिक्स करता है विंडो पे, कंटेनर को। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, मतलब आप कितना भी स्क्रॉल करो आपका इमेज वहाँ फिक्स हो जाएगा। तो ये दिखाने के लिए इफेक्ट मैंने क्या किया था, मैंने उसको पहले ऊपर एक डिव लिया था, ऊपर एक डिव लिया था, और नीचे भी एक डिव लिया था, और बीच में हमने इसको बैकग्राउंड इमेज सेट किया था इस बैक इमेज क्लास का यूज करके। ये देखो, ये सब जो कोड है वो किसके अंदर है? बैक इमेज। ओके। अभी आपको हर एक चीज यार समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बट जस्ट लिसन। ओके, बिकॉज वो स्पेसिफिक सेशन आपको देखना पड़ेगा थोड़ा इन डेप्थ समझने के लिए, बट जो दिख रहा है वो समझो। तो देखो, ये आपका बैकग्राउंड इमेज है, बिकॉज आप इमेज सेट करके उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। एंड देखो, मैंने इस इमेज को बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किया है। तो देखो आपके इमेज वही रहेगा बट कंटेंट स्क्रॉल हो जाएंगे। ये देखो, ये इफेक्ट लगाने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था। मतलब इमेज क्या किया मैंने, बैकग्राउंड पे सेट किया है। ये देखो, ओके, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, मतलब बैकग्राउंड इमेज है एंड उसके ऊपर आपके टेक्स्ट आप ले सकते हो ऐसे। ओके, ये हो गया बैकग्राउंड। ओके, जो यहाँ तक हमारा कंप्लीट पार्ट हो गया। इसके बाद हमने देखा आपका डायरेक्टली टाइपोग्राफ। ओके, व्हाट आर एक्सटेंशंस? एक्सटेंशंस बेसिकली, देखो आपके विजुअल स्टूडियो कोड के एक एक्सटेंशंस होता है, जो हमें इजी एंड फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए हम यहाँ कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड किया था। लाइक आपका ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन, मतलब आपके ब्रैकेट को है ना कलर करके देगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग। जब आप कोडिंग करो तो आपको थोड़ा प्रॉपर वे से दिखाएगा। उसका कोड स्नैप, वो कोड का स्नैप लेने के लिए। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया था हाईलाइट मैचिंग टैग, मतलब इसका ओपनिंग और इसका नीचे आपको क्लोजिंग आएगा, उसका ओपनिंग इसका क्लोजिंग, मतलब आपको समझने के लिए। उसके बाद लाइव सर्वर, यू नो। ओके, ये एक्सटेंशन है आपका, ये एडिटर के एक्सटेंशन हो गया। बट एक्चुअली जो एक्सटेंशन है ना, ये क्रोम के एक्सटेंशन है एक्चुअली आपका डेवलपमेंट है फास्ट करने के लिए। मतलब एक कलर जिला कलर पिकर है ना, ये क्रोम के एक्सटेंशन है। आप यहाँ सर्च कर सकते हो, कलर जिला, क्रोम ब्राउजर के एक्सटेंशन। मतलब ये डेवलपमेंट इजी एंड फास्ट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपको यहाँ आएगा कलर जिला, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एंड इसको क्या करना है आपको, यहाँ ऐड टू क्रोम, अभी मेरे पास होगा तो मेरे के लिए बोला रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो ऐसे जो है ना एक्सटेंशंस, ये वेबसाइट एनालाइज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, या आपको फॉन्ट का डिटेल चाहिए ना, मतलब ये, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अमेजोन का वेबसाइट है। ओके, अभी आपको है ना इसके अंदर का ये कलर चाहिए, तो आप कलर पिकर यूज करो ना, डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, आपको फ्रीडम मिल रहा है। अभी सेकंड थिंग, फॉर एग्जांपल आपको है ना ये हेडिंग अच्छा लगा है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा सेम कंटेंट चाहिए, तो आप क्या करो, इसके लिए एक एक्सटेंशन है फॉन्ट पिकर। तो ये क्या करता है, आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देता है। तो सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एंड फॉन्ट डिटेल्स। देखो मुझे कंप्लीट उसका फॉन्ट फैमिली भी मिल गया, उसका फॉन्ट का साइज भी मिल गया, फॉन्ट वेट मतलब वो बोल्ड है कि नहीं वो भी मिल गया, लाइन हाइट मतलब दोनों हेडलाइन के बीच में स्पेस भी कितना है, एंड फॉन्ट का कलर। तो इसको आप कॉपी करोगे, आपके प्रोजेक्ट का ना पेस्ट करोगे, एंड इसके थोड़ा सही से लिखोगे प्रॉपर्टी, बिकॉज ऐसा नहीं लिखते हम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सटेंशन। आपको वेबसाइट जब रिस्पॉन्सिव करना है तो मैंने आपको बताया था मोबाइल सिम्युलेटर।
सिमुलेशन, राइट। ये आपका क्या करता है, आपका वेबसाइट में मतलब रिस्पॉन्स जब आप काम करो तो आपको देखना है वो कैसे दिख रहा है किस डिवाइस पे। तो आप इसको यहाँ से इस एक्सटेंशन का यूज करके देख सकते हो। ओके, ऐसे क्या होता है, ये एक्सटेंशन डेवलपमेंट के लिए काम आता है। ओके, कलर पैलेट वगैरह ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन। गॉट इट? एस अर्थ क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हमने देखा टाइपोग्राफी। ठीक है, चलो अब ये बेसिक है। आपको फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डेकोरेशन करना है, मतलब आपके पास कोई अंडरलाइन ओवरलाइन ऐसे आपको कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन। आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए या बीच में लाइन चाहिए तो लाइन थ्रू, ऊपर से चाहिए तो ओवरलाइन, ऐसे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। उसको आप कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल एंड टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो ये कहाँ अप्लाई हुआ है देखो, गो लाइव। ठीक है, अभी बहुत सारा अप्लाई किया हमने नीचे, तो ये अप्लाई नहीं हो, समझ आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको टेक्स्ट को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना है, तो टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई इज द बेस्ट वे, एकदम प्रॉपर बॉक्स जैसा आपको एक साइज करके देगा। ओके, देन टेक्स्ट को कलर देना है तो कलर प्रॉपर्टी। ओके, कलर को साइज देना, सॉरी आपके टेक्स्ट को साइज देना है तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ठीक है, पिक्सल में हम देते हैं, यूनिट है आपका। देन आपको स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ स्पेस चाहिए, तो टेक्स्ट इंडेंट, मतलब जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको स्पेस चाहिए, तो टेक्स्ट इंडेंट। दोनों वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो वर्ड स्पेसिंग, दोनों लेटर के बीच में स्पेस चाहिए तो लेटर स्पेसिंग, एंड दोनों लाइन के बीच में चाहिए तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी, ये दो लाइन के बीच में। ओके, तो आप यहाँ पॉइंट में भी दे सकते हैं वैल्यू एंड पिक्सल में भी दे सकते हैं, पॉइंट मतलब उसके मल्टीपल। ओके, एंड पिक्सल में भी आप लाइन हाइट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइपोग्राफी के बेसिक प्रॉपर्टी। देन फॉन्ट के प्रॉपर्टीज, मतलब आपके जो फॉन्ट है जो टेक्स्ट है उसको आपको बोल्ड करना है, तो आप उसको फॉन्ट वेट दे सकते हो, बोल्ड लाइट नॉर्मल। आप उसको वैल्यू भी दे सकते हो 700 800 वगैरह। ठीक है, तो 700 मतलब सिमिलर टू बोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ देखोगे ना, तो आपको ये बताएगा फॉन्ट वेट बोल्ड इज सिमिलर टू 700, मतलब आप ऐसे वैल्यू दोगे तो वो आपको समझ आपको बताएगा। ठीक है, ये देखो जब मैं वैल्यू कुछ ऐसे देखो, देखो 700 इज बोल्ड, मतलब बोल्ड ही आप बोल्ड लिखो या 700 लिखो, 600 मतलब सेमी बोल्ड डेमी बोल्ड, 500 मतलब मीडियम ऐसा। ओके, फॉन्ट को बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है इटालिक वगैरह, तो फॉन्ट स्टाइल इटालिक, ऑब्लिक्यू, नॉर्मल ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, यस जस्ट लिसन। हाँ, अभी आपको कुछ कुछ ऐसे चीजें जो आपको क्लिक नहीं होगा इमीडिएट, बट एटलीस्ट लिसन। जो भी सुन रहे हो एटलीस्ट सुनो, बिकॉज ये आपने नहीं किया होगा, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, बट होप सो 80% तो आपको समझ आने वाला। देन आपका टेक्स्ट का वेरिएंट चेंज करना है, तो फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी, एंड उसके अंदर आप स्मॉल कैप्स में कर सकते हो। ओके, देन हमने देखा फॉन्ट का फैमिली। फॉन्ट फैमिली मतलब इस टेक्स्ट का थोड़ा साइज, सॉरी उसका फैमिली चेंज करना है, तो फॉन्ट फैमिली आपको बाय डिफॉल्ट भी मिलता है, बट आपको इसके अलावा कुछ चाहिए तो हमने गूगल फॉन्ट वेबसाइट पे जाके उसका इंटीग्रेशन किया था हमारे वेबसाइट पे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी गूगल फॉन्ट। तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, font.google.com। तो जो चाहिए वो सिलेक्ट करो, तो आपको ये चाहिए तो क्लिक किया मैंने। उसके बाद आपको उसका साइज क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए नॉर्मल चाहिए, तो क्लिक करो, तो आपका ये ऐड हो जाएगा। तो आपको ये बोलेगा टू एम्बेड दैट वन, कॉपी दैट कोड इन योर हेड ऑफ योर HTML। तो आप उसको यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड आप उसको यूज कर सकते हो। अभी वो इंडेक्स मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गया फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, एंड आप उसके फैमिली बाय डिफॉल्ट भी है आपके पास एंड थर्ड पार्टी भी ले सकते हैं इस दोनों वेबसाइट पे जाके, फॉन्ट स्प्रिंग वगैरह जहाँ से आपको लेना है वो। फॉन्ट साइज देना है तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, एंड इस सबका मैंने आपको एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताया था फॉन्ट के लिए, मतलब फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है, फॉन्ट का वेरिएंट क्या रखना है, फॉन्ट का वेट क्या रखना है, फॉन्ट का साइज क्या रखना है, एंड उसका फॉन्ट का फैमिली। आप ऐसे एट ए टाइम इसको अप्लाई कर सकते हो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करके। ये हो गया आपका फॉन्ट प्रॉपर्टी।
आप खुद के कस्टम वेब फॉन्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, बट कर सकते हो। ये फॉन्ट के टाइप से OTF, TTF, WOFF 2.0, ऐसे वेब फॉन्ट के फॉर्मेट से जो लेटेस्ट ब्राउजर यूज कर रहा है। वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट, OTF मतलब ओपन टाइप, SVG। एंड उसको आपको खुद का कस्टम फॉन्ट क्रिएट करना होगा, तो आप उसको @फॉन्ट फेस रूल का यूज करके आप ऐसे उसको नाम देके एंड उसके अंदर आप वेब का फॉन्ट टाइप वगैरह डाल के काम कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका कंप्लीट टाइपोग्राफी। सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी याद रखना है। टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके। उसके बाद आपको अलाइनमेंट करना है तो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट को कैपिटलाइज लोअर केस करना है तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कलर देना है तो कलर प्रॉपर्टी, स्टार्टिंग में स्पेस चाहिए तो टेक्स्ट इंडेंट, दो वर्ड के बीच में चाहिए तो वर्ड स्पेसिंग, लेटर में चाहिए तो लेटर स्पेसिंग, दो लाइन के चाहिए तो लाइन हाइट। देन फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, ओके, फॉन्ट वेरिएंट, ऐसे आप अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करके आप आपके वेबसाइट का ना टाइपोग्राफी का काम करो। ठीक है, चलो इसके बाद एक असाइनमेंट दिया था आपको मैंने कुछ, वो हमने काम किया था आई थिंक सो। क्या है वो, बैकग्राउंड इमेज था। एंड आपको मैंने कुछ ऐसे डिजाइनिंग करने के लिए कहा था। ठीक है, एक न्याववर्क था एंड उसके अंदर आपको बैकग्राउंड इमेज सेट करके कुछ काम करना था। दिखा था हमें क्या है वो। हाँ, जैसे हमने एक छोटा काम किया था प्रोजेक्ट के अंदर कि नावर डेवलप करके एक इमेज लेके आप उसके अंदर एक HSL इफेक्ट लगाना था। मतलब इमेज भी दिखेगा एंड उसके ऊपर आपका इफेक्ट भी आएगा। इसको बोलते हैं HSL इफेक्ट। एंड ये हमने क्या लगाया था, बॉर्डर रेडियस, एंड ये आपका था बॉर्डर। ओके, वाइट बॉर्डर दिया था। तो ऐसे एक असाइनमेंट, एक छोटा प्रोजेक्ट वर्क किया था। अभी वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज वो कोड है, वो आपको समझना है। एंड जितना सीखा वही यूज करे, कुछ अलग नहीं। देखो, या एक भी प्रॉपर्टी आपको जो अभी तक मैंने नहीं बताया वो नहीं, सिंपल है। डिव टैग आपका क्लियर है ना HTML का, तो पार्टीशन आपको करना आ गया। पार्टीशन करना आ गया मतलब बाकी आपको सिर्फ CSS लिखना है। का आप हाइट विड्थ दोगे, फ्लोट लेफ्ट करोगे, डिस्प्ले करोगे, इनलाइन, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट वेरिएंट, बैकग्राउंड इमेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, चलो इसके बाद हम आए थे CSS के इफेक्ट्स पे। तो आपको यह CSS के इफेक्ट लगाना है। तो टेक्स्ट को इफेक्ट देना देना है तो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, मतलब शैडो इफेक्ट। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कितना ब्लर रखना है एंड कौन सा कलर, तो ये टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको बॉक्स को इफेक्ट देना है, तो इसके लिए हमारे पास आता है बॉक्स शैडो। तो ये टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी एंड उसके बाद हमारा आता है बॉक्स शैडो, शैडो इफेक्ट्स। तो बॉक्स शैडो के अंदर आपको पहला वैल्यू देना है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, देन ब्लर कितना रखना है एंड कितना स्प्रेड करना है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बॉक्स शैडो इफेक्ट एंड टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करके काम कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने टेक्स्ट शैडो को भी यूज किया है एंड इस बॉक्स को देना है तो बॉक्स शैडो भी यूज किया है। आउटपुट देखो। ओके, अभी आप बोलोगे इतना इफेक्ट आपने कैसे लगाया, तो इसको ये देखो, ये टेक्स्ट का इफेक्ट है, शैडो इफेक्ट, एंड ये बॉक्स का इफेक्ट है। तो इसको आपको मैंने कहा था एक वेबसाइट मिलता है आपको रेडीमेड, उसका नाम क्या है, गेट CSS स्कैन। बॉक्स शैडो आपको रेडीमेड मिलेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये देखो, आपको जो इफेक्ट लगाना है शैडो इफेक्ट, तो हमने ये लिया था। ठीक है, आपको ये चाहिए तो आप उसको लो एंड इसके बाद यहाँ नीचे पेस्ट करो। ओके, आपको अभी क्या लिखा है वो आपको समझ आएगा, बट हमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। बट एटलीस्ट समझ तो आएगा ना, RGB कलर है, इसलिए हमने कलर फॉर्मेट को भी देखा था। तो चलो अप्लाई हो जाएगा। आगे के इफेक्ट, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ काम कर सकते हो। ये वेबसाइट का बात यहाँ होगा, चैट बॉक्स में मैंने आपको डाला था। ठीक है, तो ये आप यूज करके वो काम कर सकते हैं। शैडो इफेक्ट, टेक्स्ट शैडो एंड बॉक्स शैडो। ठीक है, आपको चैट बॉक्स में किसी को चाहिए तो यहाँ में पेस्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्ट्स। ओके, इसके बाद क्या देखा था हमने, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या करता है, एक्चुअली आपको कलर, मिक्सचर ऑफ कलर देना है आपके बैकग्राउंड पे। तो आपने अभी तक बैकग्राउंड कलर दिया, उसके बाद आपने बैकग्राउंड इमेज भी सेट किया, बट आपको बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करके आप उसको मिक्सचर ऑफ कलर इफेक्ट भी दे सकते हो। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट इफेक्ट्स। तो ग्रेडियंट के तीन टाइप्स, एक लीनियर, दूसरा है रेडियल एंड तीसरा है आपका कोनिक। तो ऐसे आप इसके अंदर मिक्सचर ऑफ कलर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट इफेक्ट। बैकग्राउंड इमेज, उसके अंदर लिनियर, रेडियल एंड कोनिक, मिक्सचर ऑफ कलर। ये कोनिक है, सेंटर से स्टार्ट होता है।
ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम सेंटर, डिफॉल्ट 0 डिग्री होता है, तो आप उसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो। रेडियल क्या करता है, स्प्रेड होता है इक्वली सेंटर से। एंड लीनियर मतलब एकदम लीनियर आता है टॉप टू बॉटम। ये हो गया आपका सीएसएस के अंदर का ग्रेडियंट इफेक्ट। आपको मिक्सचर ऑफ कलर देना होगा, तो बैकग्राउंड इमेज एंड उसका टाइप लीनियर हो सकता है, रेडियल हो सकता है। आप इसके अंदर कलर परसेंटेज में दो या डायरेक्टली कलर के नाम डालो, मिक्सचर जितने चाहिए उतना कॉम्बिनेशन। ओके। देन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो सबसे पहले सीएसएस के अंदर आपको मैंने कहा था आप हाइट वेट देने के लिए पिक्सल यूज कर रहे थे। तो पिक्सल यूनिट क्या है ये मालूम है आपको, 96 पिक्सल मतलब 1 इंच। बट इसके अलावा आप उसको हाइट वेट या आपको फॉन्ट साइज देना है, तो एम एंड आर एम, इम्पीमेरल यूनिट आप उसको बोल सकते हैं, इम्पीमेरल। ठीक है। तो आप इसका यूज करके भी क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज दे सकते हो, ईएम आर एम का यूज करके, इम्पीमेरल, इम्पीमेरल ईएम। तो ये क्या करता है ईएम, जो फॉन्ट साइज मल्टीप्लाई ऑफ देयर पेरेंट फॉन्ट साइज। ये आपको फॉन्ट साइज, रिलेटिव फॉन्ट साइज सेट करने के लिए काम आता है ईएम। एंड आरईएम इज यूज्ड टू सेट, मतलब आरईएम यूनिट इज ओनली रिलेटिव टू द रूट फाइल, रूट फॉन्ट साइज ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब यूज्ड टू गिव, ये क्या करता है आपको गिव फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू द रूट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल एक लेमन टर्म है, किसी को याद नहीं आ रहा होगा तो गिव फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू द रूट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एंड ये कैसे रहता है, गिव फॉन्ट साइज मल्टीपल ऑफ देयर पेरेंट फॉन्ट साइज। तो ईएम वर्सेस आरईएम इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो ये दोनों यूनिट है हाइट वेट एंड फॉन्ट साइज देने के लिए। ईएम क्या करता है, गिव फॉन्ट साइज मल्टीपल ऑफ देयर पेरेंट फॉन्ट साइज, मतलब यूज टू सेट रिलेटिव फॉन्ट साइज। एंड आरईएम गिव फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू द रूट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो ये आपका होता है ईएम एंड आरईएम। तो ई वन ईएम मतलब बाय डिफॉल्ट, टू ईएम मतलब उस पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है ना उसके डबल। मतलब बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज कितना होता है, 16 पिक्सल, तो उसके डबल, 14 15 जो होगा वो। ठीक है। 3 एम मतलब ट्रिपल। एंड आरईएम भी वही काम करता है, बट ये गिव अकॉर्डिंग टू द रूट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो पिक्सल ईएम आरईएम। उसका परसेंटेज मालूम है आपको, मतलब मैं विड्थ देने के लिए परसेंटेज का यूज कर रहा था। तो क्या करता है वो साइज अकॉर्डिंग टू द करंट फॉन्ट साइज। तो मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट साइज 100%, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट है वो 50%, मतलब करंट फॉन्ट साइज के 50%, हाफ ही आएगा। ठीक है। ये परसेंटेज हो गया। एंड लास्ट में वी डब्ल्यू एंड वी एच, वो क्या करते हैं, वी डब्ल्यू मतलब व्यू पोर्ट विड्थ एंड वी एच मतलब व्यू पोर्ट हाइट। हाइट विड्थ आपको देना होगा, मतलब प्रॉपर, कि आपको ये बॉक्स है ना, ये मेरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का ये, इसको आप 100 VH बोलो, मतलब आपके व्यू पोर्ट का हाइट, स्क्रीन का हाइट आपके, इसको बोलते हैं VH। तो आपको कैलकुलेट करके नहीं बैठना कितना पिक्सल, 100 VH करोगे तो टोटल बॉक्स आएगा, देखो 100 VH। एंड VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है। आप या परसेंटेज दो विड्थ के लिए या VW यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाइट के लिए आपको मैंने कहा है परसेंटेज पे आप नहीं दे सकते, इधर पिक्सल में दो या आप उसको ऐसे VH वगैरह करो। तो यार 200 VH करोगा ना तो आपके स्क्रीन के डबल साइज आएगा। देखो ये फर्स्ट टाइम, एंड इसके बाद सेकंड बॉक्स सेम कॉपी हो गया, देखो 50 50 के दो ऐसे, मतलब याद देखो स्क्रॉल बार। तो इसे दो टू टाइम्स आपके स्क्रीन का हाइट आ गया। 50 VH करोगे तो आपके स्क्रीन का 50%, ऐसे 100 VH। ओके। तो ये हो गया आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस इन अ सीएसएस। ओके। देन हमने देखा पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग मतलब आपके एचटीएमएल एलिमेंट्स को आपको उसको पोजिशनिंग देना है, तो आप उसको दे सकते हो पोजिशनिंग। देयर आर 4 टाइप्स। एक स्टैटिक, जो बाय डिफॉल्ट है, वो कोई काम का नहीं, वो बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद दूसरा है रिलेटिव, तीसरा एब्सोल्यूट, फोर्थ वन स्टिकी एंड लास्ट वन फिक्स। तो रिलेटिव क्या करता है, जो मतलब ये देखो रिलेटिव क्या करता है, मूव एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। मतलब उसको हम उसके रिलेटिव पोजीशन दे रहे, ओरिजिनल पोजीशन से, तो आपको बोलना है पोजीशन रिलेटिव। एंड देन आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जहां लेके जाना है उसको आप लेके जा सकते हो। ये देखो पोजीशन रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या करता है, मूव एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स विंडो, आइदर पेरेंट एलिमेंट।
मतलब ये विंडो के हिसाब से या उसके पेरेंट के हिसाब से एब्सोल्यूट काम करता है। स्टिकी मतलब थोड़ी देर स्क्रॉल हो जाएगा एंड देन फिक्स हो जाएगा विंडो को। ये कहाँ काम आता है स्टिकी एंड फिक्स? आपके नाउवर को, हेडर को, या आपके चैटबॉट होगा, या अभी हमें वो भी इंटीग्रेशन करना है चैटबॉट। अभी ये जो दिख रहा है ये ऐसा एक मतलब ये फिक्स नहीं, एक्चुअली ये ऐसे मैं मूव कर पा रहा हूँ, बट ये आपका यार फिक्स है ना, ऐसा कितना भी स्क्रॉल करो वही रहेगा। मतलब आपको सोशल मीडिया के आइकॉन्स लेने हैं व्हाट्सअप, अभी हम इंटीग्रेशन भी करेंगे आगे चैटबॉट का, तो आपको ऐसे फिक्स करना है उसको। तो आपको काम आएगा ये स्टिकी एंड फिक्स पोजिशनिंग। तो सबसे पहले देखो रिलेटिव का एग्जांपल। ठीक है, इतना याद रखा, पोजिशनिंग क्लियर आपका। ठीक है, बाकी जस्ट प्रैक्टिकल देखा। तो रिलेटिव क्या करता है इतना याद रखो, ये ओरिजिनल पोजीशन से एलिमेंट को मूव करता है। एब्सोल्यूट क्या करता है, ये विंडो के हिसाब से मूव करेगा, उसके पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। गो लाइव। ओके, अभी सेम एग्जांपल मैंने लिया था, तो आप इसको अभी, सॉरी ये मैंने ओपन नहीं किया, डिस्पोज, गो लाइव। तो ये एब्सोल्यूट क्या करता है देखो, ये आपके विंडो के हिसाब से आप उसको काम करेंगे। ओके, अभी एग्जांपल क्या है वो आपको थोड़ा सेशन देख के समझ आएगा। ओके, अभी मैं कोड एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव टाइम लिमिट। ओके, देन स्टिकी। स्टिकी मतलब थोड़ी देर स्टिक रहेगा, सॉरी पहले स्क्रॉल करेगा एंड देन स्टिक हो जाएगा। देखो, अभी सर एग्जांपल हेडर है आपका, नहीं नैवबर है, तो नैवबर को मैंने स्टिक किया है। स्टिक किया मतलब स्क्रॉल फॉर सम टाइम एंड देन फिक्स टू द विंडो। देखो फिक्स हो गया, मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, बट वो स्टिक हो गया। ऐसे होता है ना, हेडर स्क्रॉल होता है एंड नैवबर आपका फिक्स होता है, मतलब स्टिक होता है। तो स्टिकी मतलब स्क्रॉल थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल हो जाएगा एंड देन फिक्स हो जाएगा। एंड फिक्स मतलब ये फिक्स रहता है विंडो को। फिक्स मतलब आपको सोशल मीडिया के आइकॉन्स के लिए आपको दिखा था मैंने यहाँ, ये फिक्स है, देखो कितना भी स्क्रॉल करो वो आपका फिक्स रहने वाला है। ये देखो विंडो को फिक्स हो गया वो। तो ऐसे पोजिशनिंग हो गया। देन हमने इंपॉर्टेंट एक पार्ट देखा हमने, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। क्या करता है, ओवरलैप करता है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर, प्रायोरिटी देने का काम करता है। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी, माइनस डालोगे तो कम प्रायोरिटी मिलेगा, इंटीजर वन वगैरह ऐसे कुछ वैल्यू डालोगे ट्रिपल नाइन तक वैल्यू दे सकते हो तो उसको हायर प्रायोरिटी मिलता है। मतलब कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के ओवरलैप कर रहा है तो आप उसको हायर प्रायोरिटी, तो उसको ऊपर दिखाओ, ओवरलैप करो, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। देन फ्लेक्स बॉक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीएसएस। ठीक है, समझ आ रहा है या बोर हो रहा है? एंजॉइंग, आर यू एंजॉइंग गाइस? प्रैक्टिस रिवीजन हो रहा है क्या? यस ग्रेट, होप सो हो रहा होगा सबका। जो न्यू ज्वाइन है प्लीज आपका भी समझो, आप बेसिक है, इस सेशन को दो तीन बार देखो, आपको बाकी सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सीरीज तो आपके पास एक कंप्लीट सेशन है, एक एक सेशन आपके पास है। ठीक है, चलो अभी हम फास्ट रिकैप करेंगे, लास्ट के दो चार टॉपिक है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, ये आपका एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो आपका काम बहुत इजी करने का काम करता है, फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या है, फ्लेक्सिबल बॉक्स। तो ये क्या करता है, आपके कंटेंट को फ्लेक्सिबल लेंथ देता है, फ्लेक्सिबल आइटम्स को, मतलब अलाइनमेंट करने के लिए आपके कंटेंट्स को कंटेनर के अंदर ये काम आता है आपको फ्लेक्स। तो ये क्या है, टू डायमेंशनल काम करता है, इधर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब रो वाइज या कॉलम वाइज। तो आपको कंटेंट अलाइनमेंट करना होगा। तो अभी हम फ्लोट लेफ्ट वगैरह कर रहे थे ना, पोजिशनिंग वगैरह कर रहे थे, तो आप इसका अलावा आप इस फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके स्मार्ट वे से काम करोगे। तो पहला प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स, ये कंटेनर है आपका, उसका ना आपको हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करना है, तो जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, अराउंड से स्पेस है तो स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ये आपका जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। वर्टिकली अलाइन करना है तो अलाइन आइटम प्रॉपर्टी, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड आप कर सकते हो। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब टॉप पे, फ्लेक्स एंड मतलब नीचे जाएगा। ओके, देन उसको आपका डायरेक्शन देना है, बाय डिफॉल्ट वो रो वाइज होता है ना। ओके, तो आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करके, रो, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स। ओके, ऐसे ये तीन प्रॉपर्टी आपका 99.9% यूज होने वाला है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम। आप ये दो प्रॉपर्टी यूज करना है तो पहले डिस्प्ले फ्लेक्स होना जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यस। अब इसके अलावा छोटे छोटे प्रॉपर्टी देखा था, फ्लेक्स व्रैप। फ्लेक्स व्रैप क्या करता है, आपके कंटेंट को क्या करता है, डिवाइस के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिव लेआउट डिजाइन करने के लिए काम आता है।
व्रैप करता है, फ्लेक्स व्रैप, व्रैप। तो उसके अंदर वैल्यू अलग अलग है, नो व्रैप, व्रैप रिवर्स वगैरह। आणि ये फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉम्बिनेशन इस दो प्रॉपर्टी का, फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स व्रैप प्रॉपर्टी का, इस दोनों प्रॉपर्टी को आप एट ए टाइम दे सकते हो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये हमारा यहाँ तक का पार्ट था। अभी जस्ट मैं आउटपुट दिखाता हूँ, जिसको अभी ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, तो आप इस सेशन को देख सकते हो फ्लेक्स बॉक्स के। सीएसएस के अंदर ये कॉमन आज क्वेश्चन है, आणि आपका डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए मोस्ट एंड सिंपल वे, फ्लेक्स बॉक्स। तो ये तीन चार प्रॉपर्टी हमने देखा। इसके बाद आपको ये आपको पेरेंट को देना है, ये पॉइंट याद रखो। ये जो प्रॉपर्टी है ना, आपको इसके अंदर के चाइल्ड को अलाइनमेंट करना है ना, इसके अंदर के चाइल्ड बॉक्स को, तो आपको ये हमेशा पेरेंट को देना होता है। ये तीन चार प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, तो अंदर वाले ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो जाएगा। अब इसके बाद हमने देखो दो चार और देखा था, कि आपको इस आइटम है, जो फ्लेक्स आइटम है, बॉक्सेस है, उसका ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी, मतलब वो पहले आएगा डायरेक्टली। उसके बाद आपको स्पेसिफिक आइटम का साइज इंक्रीज करना है, तो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। ठीक है। तो देखो ऑर्डर मतलब टू चेंज द ऑर्डर, आणि कहाँ शिफ्ट होता है, टूवर्ड्स लास्ट, वो लास्ट में जाएगा। उसके बाद आपको किसी फ्लेक्स आइटम का साइज कम करना है स्मॉलर डिवाइस पे, तो आप उसको श्रिंक करो। तो ऑर्डर ऑर्डर चेंज करने के लिए साइज इंक्रीज करना है, तो फ्लेक्स ग्रो। ओके। एंड उसके बाद आपको उसको साइज कम करना है, तो फ्लेक्स श्रिंक। दैट्स इट। ये हो गया फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट। ओके। होप सो ये अभी थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। ये देखो श्रिंक कर रहा है उसको, मैंने उसको प्रॉपर्टी दिया फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है। तो यू कैन रिवाइज दिस पार्ट, ये सेशन आप देख सकते हो, बिकॉज ये ओरली थोड़ा समझना थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, बट डोंट वरी, जस्ट लिसन, ऐसे कुछ है। फ्लेक्स बॉक्स के बाद हमने देखा था आपका सीएसएस के कुछ 2D एंड 3D इफेक्ट्स, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करता है, आपके किसी सीएसएस प्रॉपर्टी को आपको उसको स्मूथली कुछ इफेक्ट देना है एनिमेटेड, तो आप इसको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करके किसी प्रॉपर्टी को आप ओवर करने के बाद आप इसको स्मूथली एक एनिमेटेड इफेक्ट लगा सकते हो। मतलब मैंने लिखा है कि ट्रांजिशन बॉक्स के ऊपर आप ओवर करोगे, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। एक छोटा एग्जांपल लिया था मैंने। तो ओवर करो आप, बट इसको है ना इमीडिएट ओवर मत करो। आप क्या करो, उसको थोड़ा टाइम लो। तो स्मूथली करो, कैसे करो, कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल सबको अप्लाई करो। कितने ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट करना है, ये जो कलर आप चेंज करने वाले उसको ना आप 4 सेकंड में करो। एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, मतलब उसको इफेक्ट देने के लिए स्टार्ट कितना करना है, स्लो करना है कि एंड करना है, तो ये इज इन, इज आउट, इज इन आउट, ऐसे आप उसको टाइमिंग फंक्शन दे सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट। ये तीन प्रॉपर्टी को आप एट ए टाइम लिखो, शॉर्ट एंड बेस्ट वे। ट्रांजिशन किसको अप्लाई करना है, ऑल करो डायरेक्टली। कितना ड्यूरेशन है, 5 सेकंड का। एंड इफेक्ट कौन सा है, इज इन। तो जब मैं इस बॉक्स के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा, तो देखो इसका अप्लाई कैसे होगा इफेक्ट, 5 सेकंड में। देखो कलर भी चेंज हो रहा है एंड उसको मैंने विड्थ भी अप्लाई किया। ये ऐसे इफेक्ट होता है ओवर करके। अभी ओवर क्या है, ये सुडो एलिमेंट है कि सुडो क्लास है, अभी बताया ना मैंने रिवीजन। कौन सा है वो, सुडो क्लास है कि सुडो एलिमेंट है। यस, विच वन, ओवर सुडो क्लास सिलेक्टर। ओवर क्या है वो, सुडो क्लास सिलेक्टर। याद रखो, ये कंफ्यूज करता है। सुडो एलिमेंट मतलब बिफोर आफ्टर, डबल कोट्स डबल कोलन से एक्सेस होता है वो। ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पार्ट। अभी मैं आता हूँ फिर से ट्रांजिशन पे। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, एक 5 to 10 मिनट्स ओनली। जस्ट हमें मीडिया क्वेरी देखना है, हमारा पार्ट हुआ है। ठीक है। तो देखो अभी ट्रांजिशन क्या करता है, सीएसएस प्रॉपर्टी को स्मूथली एग्जीक्यूट करता है। तो ऑल क्या करो, ओवर करने के बाद इस प्रॉपर्टी जो आप करना है ना, इसको आप स्मूथली एग्जीक्यूट करो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर। तो ट्रांजिशन ऑल प्रॉपर्टी 5 सेकंड में क्या करो, आप उसको एग्जीक्यूट करो एंड उसको एक इफेक्ट भी लगो। ठीक है। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, आप आपके सीएसएस प्रॉपर्टी ट्रांजिशन इफेक्ट लगा के आप उसको थोड़ा अट्रैक्टिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके। यस। ये हो गया आपका सुडो, सॉरी, ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन के बाद हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखा था, 2D एंड 3D इफेक्ट लगाना है। तो ओवर करने के बाद आप क्या करो, आप इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करके उस बॉक्स को आप रोटेट करना है, तो रोटेट 0 से 360 डिग्री तक का वैल्यू दे सकते हो।
आप उसको फ्लिप इफेक्ट भी लगा सकते हो, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड। तो ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म, आपको जूम इन जूम आउट इफेक्ट चाहिए, तो आप उसको स्केल वैल्यू देके काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब ओवर करने के बाद इन बॉक्स को आप जूम इन करो, ऐसे होता है ना। किसी आप किसी वेबसाइट को देखते हो तो आपको ऐसा जूम इन जूम आउट इफेक्ट मिलता है। आपको देखना होगा, तो एक वेबसाइट दिखा था मैं आपको। ओके, जस्ट एक टेम्पलेट आई थिंक था वो, उसके अंदर वो इफेक्ट है, मतलब आप एनी बार आप किसी वेबसाइट पे मिलेगा। जस्ट याद है वो इफेक्ट कौन सा है। ओके, लास्ट 5 to 10 minutes guys, ओके। ओके, वो डेटा लोड हो रहा है ना, तो उन्होंने एक इंडिकेटर लगाया होता है, इसको बोलते हैं लोडिंग इंडिकेटर, लेजी लो मतलब लोडिंग करने के लिए, कि जब तक डेटा फेच हो रहा है तो यूजर को हमें ऐसे दिखाओ लोडिंग, लेजी लोडिंग। तो ऐसे रिएक्ट के अंदर वो कर सकते हो। देखो यहाँ देखो, एक कुछ आइकॉन आ रहा है, मतलब उसको पोजिशनिंग क्या दिया उन्होंने, फिक्स। आ रहा है क्या, मतलब वॉट एवर जो भी आइकॉन होगा उनका। ठीक है, अभी वो लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, जब लोड होगा तब दिखा दो। तो देखो ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट क्या होता है। तो आपको रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट इफेक्ट चाहिए तो स्केल कर सकते हो। उसके बाद आपको उसको ओरिजिनल पोजीशन से ट्रांसलेट मूव करना है तो आप ट्रांसलेट यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड इसको आपको टिल्ट करना है तो स्क्यू कर सकते हो। ओके, अभी आप जब प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे तो आपने ऐसे ऑब्जर्व किया है क्या, ऐसे वेबसाइट जब आप लोड करते हो ना, तो आपको ऐसे इफेक्ट आता है, मतलब ऐसे कंटेंट आपको नीचे से ऐसे ऊपर देखते हैं। तो इसको एओएस एनिमेशन बोलते हैं, मैंने आपको बताया था इस एओएस एनिमेशन के बारे में। यस गुड, मतलब ये भी मैंने बताया था। एओएस एनिमेशन मतलब एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके आपके वेबसाइट कंप्लीट प्रोजेक्ट का काम होने के बाद आप इस लाइब्रेरी को ऐड करो एंड उसको कुछ इफेक्ट लगाओ, बट बाद में लगाओ, कंप्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद। मतलब ऐसे देखो, कंटेंट ऐसे ऊपर से आता है, इफेक्ट फेड इफेक्ट, ऐसे फ्लिप इफेक्ट, देखो कंटेंट ऐसे बॉक्स आपका फ्लिप करेगा, ये रेडीमेड मिलेगा आपको, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ से एक स्क्रिप्ट टैग, ये लिंक कॉपी करना है एंड इसको आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, पेस्ट करना है एंड ये छोटा कोड लिखना है। अभी कोड आपको समझ आ रहा होगा कि क्या करो, आप उसको इनिशियलाइज करो, ये काम हो गया आपका। तो आप इसको सिर्फ ये एट्रीब्यूट लगाओ जो आपको लगाना है। जूम इफेक्ट चाहिए तो जूम लो, आपको फ्लिप इफेक्ट चाहिए तो फ्लिप इफेक्ट ले सकते हो, ऐसे रेडीमेड इफेक्ट्स है, आपको उसका सिर्फ कोड यहाँ से लेना है। ओके, ये हो गया हमारा बेसिकली वर्किंग ऑफ एओएस एनिमेशन। इसके बारे में मैंने आई थिंक किसी सेशन के अंदर बताया, राइट। तो इफेक्ट लगाना है, आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा और अट्रैक्टिव करना है, तो ऐसे आप उसको इफेक्ट लगा सकते हो। मतलब जैसे स्क्रॉल करेंगे ना तो वैसे आपके एक बॉक्सेस आएंगे, एक राइट से आएगा, एक लेफ्ट से आएगा, कोई ऊपर से आएगा, ऐसे फ्लिप करेगा, तो इफेक्ट थोड़ा अट्रैक्टिव करेगा आपकी वेबसाइट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, सीएसएस प्रॉपर्टी को स्मूथली एग्जीक्यूट करता है। एंड ट्रांसफॉर्म मतलब उसको 2D 3D इफेक्ट लगाना है, तो रोटेट करना है तो रोटेट, जूम इन जूम आउट करना है तो स्केल, आगे से एक से आगे वैल्यू डालोगे तो वो जूम आउट करेगा, कम डालोगे तो जूम इन, ओरिजिनल स्पेस से मूव करना है तो ट्रांसलेट, एंड एंगल में मूव करना है तो स्क्यू, एंड सबको एक साथ देना है तो मैट्रिक्स जरूरत नहीं। ठीक है, वो कोई काम का नहीं हमारा एंड जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको मैंने बताया था। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडिया क्वेरी। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मीडिया क्वेरी। तो कैसे लिखते हैं मीडिया क्वेरी, मीडिया रूल। तो आपको इसको लिख के आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव डेवलप करने के लिए एक एक डिवाइस के लिए, तो मीडिया क्वेरी आपको लिखना है। मीडिया क्वेरी बहुत लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपका थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, वेट, फॉन्ट साइज। इसके अलावा आपको मीडिया क्वेरी मोस्टली लिखना नहीं होता है। बट वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप मीडिया क्वेरी का भी यूज करो। एंड बूटस्ट्रैप को तो हमने ऑलरेडी लर्न किया है, ग्रिड सिस्टम, तो वहां से तो बहुत फास्ट हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो जब CSS एंड बूटस्ट्रैप को आप यूज करके डेवलपमेंट करोगे ना, तो आपका डेवलपमेंट बहुत स्मार्ट वे से हो जाएगा। तो कैसे लिखना है मीडिया क्वेरी, @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम मैक्सिमम विड्थ मैंने डाला 767। अभी मैक्स विड्थ एंड मिनी विड्थ ये दो प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, इमेज का यूज करके, मतलब मिनिमम इतना चाहिए।
एंड मैक्सिमम मुझे इतना चाहिए। तो अभी ये जो अप्लाई होगा ये मोबाइल के लिए अप्लाई होगा, 0 से 767 पिक्सल तक आप इसके अंदर मीडिया क्वेरी लिखो। टैबलेट के लिए चाहिए तो @मीडिया, ये मीडिया का टाइप है, स्क्रीन ऑल वगैरह आप डाल सकते हो। तो ये रूल है, @मीडिया स्क्रीन एंड, यार स्पेस होना वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं होगा स्पेस तो मीडिया क्वेरी काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है मिनिमम विथ 768, या मैंने मैक्सिमम मतलब 0 से 76 तक ये काम करेगा। अभी मैं टैबलेट पे आऊंगा, तो यहाँ मैंने लिखा है 768 मिनिमम विड्थ, मतलब मिनिमम मुझे 768 रखो, आगे जितना भी होगा तो आप उसको अप्लाई करो। बट मैंने फिर से लैपटॉप के लिए लिखा मिनिमम विथ 9 to 7, तो अब ये 768 से 9 to 7 तक ही काम करेगा, मतलब वो उस डिवाइस के लिए। उसके बाद ये मिनिमम विथ 9 to 7 डाला, एंड उसके बाद मैंने फिर से डेस्कटॉप के लिए लिखा है मिनिमम विथ 1200। तो अभी ये काम करेगा 9 to 7 से <1200 तक। एंड डेस्कटॉप के लिए जो लिखा है, अभी आगे से 1200 पिक्सल के आगे जितने भी डिवाइस हो गए उसको तू अप्लाई कर। ये जस्ट एक मीडिया क्वेरी का एग्जाम्पल था, तो इसका सिंटेक्स यहाँ मैंने लिखा है, सो डोंट वरी। ठीक है, तो मीडिया के टाइप्स है, स्क्रीन ऑल प्रिंट, तो @मीडिया स्क्रीन एंड आपका ये मोबाइल के लिए मैक्स विड्थ। उसके बाद ये टैबलेट के लिए कोड, उसके बाद ये लैपटॉप के लिए, ठीक है, एंड ये डेस्कटॉप के लिए कोड। ठीक है, तो ऐसे हमने जस्ट उसके एग्जाम्पल अप्लाई करके हम कुछ काम किया था, एक छोटा मीडिया क्वेरी का रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए कैसे काम करता है। देखो, आपके लार्ज डिवाइस पे 8 बॉक्सेस दिखेंगे। ओके, आप उसको जैसा कम करोगे लैपटॉप पे तो 2 बॉक्सेस पर रो, आप उसको जैसे और छोटा करोगे, मिनी लैपटॉप से टैबलेट पे जाएंगे तो 4 बॉक्सेस पर हो, एंड जैसे और स्मॉल पे जाओगे तो 1 बॉक्स पर हो। मतलब चेंज क्या किया हमने, सिर्फ विड्थ चेंज किया है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हो गया वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करने के लिए मीडिया क्वेरी, @मीडिया रूल। ओके, अभी आपको एनिमेशन इफेक्ट चाहिए ना, तो उसके लिए एक रूल होता है, @एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन आपको करना होगा तो आप इस रूल का यूज करके आप एनिमेशन एंड उसका नेम आपको देना है, तो आप एनिमेशन भी डेवलप कर सकते हैं वेबसाइट। ओके, एनिमेशन की भी जरूरत पड़ सकती है आपको चाहिए तो एनिमेशन को भी एक आपको एक छोटा पॉइंट था वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक है वो, मतलब इसके आपको अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी होगी, बट देखना होगा तो वो बेसिक है। जैसे @मीडिया रूल है, वैसे की फ्रेम, ये एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, की फ्रेम, एंड उसके बाद एनिमेशन का नेम देना होता है एंड उसको अप्लाई करना होता है, दैट्स इट। देन डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करता है, आप यहाँ डिस्प्ले नन करोगे तो क्या करता है, डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन, ये दो प्रॉपर्टी क्या करते हैं मालूम है आपको। आप डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स, ऐसे बहुत जगह डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज किया। एंड विजिबिलिटी हिडन, ये दो प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, आप जब किसी बॉक्स को डिस्प्ले नन करते हो तो ये क्या करता है, उसके ओरिजिनल स्पेस से क्या करता है, रिमूव होता है और दूसरे एलिमेंट उसकी जगह आता है। एंड विजिबिलिटी हिडन करोगे तो ये क्या करता है, जस्ट हाइड करेगा बॉक्स की, हाइट वेट उसका एज इट इज रहेगा। दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये 3 बॉक्स है ना, तो अभी ये 3 बॉक्स है देखो, एक आपका ये A1 A2 A3, तो अभी मैंने A2 को है ना डिस्प्ले नन किया, तो डिस्प्ले नन मैंने किया ना तो बॉक्स जाएगा देखो, एंड तीसरा वाला बॉक्स उसकी जगह आ गया, मतलब इसका हाइट वेट भी गया एंड उसका सब वो रिमूव हो गया। ओके, अभी मैं इसको डिस्प्ले नन की जगह विजिबिलिटी क्या करता हूँ, जस्ट आप उसको है ना हिडन करो। देखो बॉक्स वही रहेगा, उसका स्पेस वही रहेगा, बट वो जस्ट क्या किया हमने, उसको हाइड किया है, तो स्पेस वही रहेगा, तो विजिबिलिटी हिडन जस्ट हाइड करेगा। और जिसको आपने हाइड किया उसको दिखाना है, तो विजिबिलिटी विजिबल, तो वो विजिबल हो जाएगा। एंड जिसको आपने डिस्प्ले नन किया है उसको आपको दिखाना होगा, तो डिस्प्ले नन है ना अभी, उसको दिखाना है, तो डिस्प्ले लॉक, दैट्स इट, ये हो गया हमारा काम। इसके बाद हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी देखा था, कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रोल, आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, यह हमारा इनडेप्थ कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आपको सुडो क्लासेस देखा हमने,
फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ओवर, लिंक, एक्टिव, विजिटेड, इसका भी एग्जांपल हमने कवर किया। ठीक है, अभी वो एक्सप्लेन किया है मैंने इनिशियली। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट एग्जांपल सुडो एलिमेंट बिफोर आफ्टर का यूज करके हमने एक रियल टाइम वर्क किया था, जिसका यूज करके आपको बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए दूसरा ऑप्शन, बिफोर का यूज करके। ठीक है, बिफोर आफ्टर, गॉट इट। ये देखो, बिफोर का एग्जांपल, ये हमने यहाँ तक इन डेप्थ अभी तक सीएसएस का जितना भी हमने लर्न किया वो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट करके काम किया। ओके, तो ऐसे आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट थे गाइस। किसी को लग रहा होगा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज किया मुझे उसने, तो प्लीज आप इस चीज को देख सकते हो। तो बाकी थोड़ा डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए आपको, स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ऐसे एक एक प्रॉपर्टी को हमने कुछ इफेक्ट्स लगा के उसको काम किया था। गो लाइव। ये देखो, ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंटेंट बॉक्स के बाहर नहीं जाएंगे। एंड आपको जो इफेक्ट बोल रहा था ना मैं, कि एक्चुअली जूम इन का इफेक्ट, वो वेबसाइट ओपन हुआ है कि नहीं देखता हूँ। यस, ये देखो, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो देखो आपको ऊपर से नीचे से ना कंटेंट ऐसे बॉक्स ऊपर आते हुए देख रहे हैं। देखो, सॉरी, फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, वो आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखो ऐसे आ रहा है कि इफेक्ट, देखो जैसे स्क्रॉल करो वैसे ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा है। ये कौन सा इफेक्ट है आपका? एओएस एनिमेशन का, जो अभी मैंने आपको देखा। और दूसरा वो स्केल वाला देखो, जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर ऐसे मूव माउस को लेके जाते हैं, ऐसे जूम इन होता है। ये देखो स्केल, इसको क्या बोलते हैं? स्केल इफेक्ट। तो अभी जो देखो यहाँ मैंने वो करके देखो, देखो बॉक्स के ऊपर जा रहा है ना, ऐसे इमेज देखो जूम इन हो रहा है। एंड वो फास्ट नहीं हो रहा है ना, वो स्मूथली हो रहा है। ये देखो, तो ऐसे इफेक्ट आप लगा सकते हो। ये प्रॉपर्टी, उसका नाम था स्केल, जो अभी मैंने आपको बताया था ओवर करने के बाद। ठीक है, एंड प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, डोंट वरी, इट्स वेरी बेसिक। सीएसएस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट आप उसको प्रॉपर वे से देख सकते हो। ओके, तो किसी को लग रहा है इतना सारा कॉन्सेप्ट से कहाँ से क्या हो रहा है कुछ समझ आ रहा है, तो जस्ट आप इस सेशन को एक दो बार देखो एंड जस्ट प्रैक्टिस दैट कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो डोंट वरी, एवरीथिंग आपको अवेलेबल है। आप एक एक चीज को देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट, आई विल गाइड यू ऑन दिस पार्ट। ओके, तो हमने कंप्लीट इन डेप्थ सीएसएस इन वन वीडियो हमने कवर किया है। ओके, सो आगे से आपको कुछ प्रोजेक्ट असाइन होने वाला है, मे बी मंडे से। ठीक है, मतलब वो डिजाइनिंग का रहेगा, जो आपका लाइव प्रोजेक्ट वो टास्क आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर आपको काम करना होगा। एंड सेशन भी हमारे कंटिन्यू प्लानिंग हम करेंगे, बट बिफोर दैट एक प्रोजेक्ट आप करेंगे, तो मे बी आपको कुछ सेशंस मतलब अपडेट मिलेगा आपको कम्युनिटी में, जो भी होगा प्लान नेक्स्ट वीक का। ओके, एंड अभी इस जावास्क्रिप्ट का हमारा एडवांस पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, डोम, वोम, ऐसे कुछ चार पांच पाँच 5 to 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें आगे वाले हमें वो हमें कवर करना है। एंड इसके बाद और कुछ बहुत सारे टॉपिक्स, बट अभी जो जावास्क्रिप्ट का आपका जो पार्ट हुआ है वो आपका फंडामेंटल हुआ, कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ऐसे आगे हम मूव करेंगे। एंड ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर अ टाइम, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड एंजॉय योर डे। ओके, बेस्ट लक। किसी को कोई डाउट वगैरह होगा तो प्लीज यू कैन कनेक्ट, एंड इफ एनीवन हैव not registered it, you can register. Okay, yes, thank you so much, have a great day. Yes, welcome.